हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोग को पता है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का मैं आधुनिक भारत की सीरीज़ को लेकर आई हूँ। इसी क्रम में हमारा 12 टॉपिक हो चुका है। आज हमारा 13वां टॉपिक है और इसी चैनल पे हमारा पॉलिटी का भी सीरीज़ चल रहा है। आधुनिक भारत पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को चल रही है, जिसमें 25-26 टॉपिक हो चुका है दोस्तों। तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा जो है महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व, मतलब 1895 से 1895 के पहले प्रथम इटली अबसिनिया युद्ध हुआ था, जिसमें इटली जो है इटली जैसी औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी। फिर 1899 से 1901 के बीच चीन में जो है साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन और रूस पर जो है जापान की विजय, इस सब ने प्रभावित किया था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को। किंतु 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था कि जापान जो है रूस पे विजय प्राप्त कर लिया था, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। जापान की विजय ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंध्य आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। तो ये जो कांग्रेस में नरम दल के जो नेता थे, इनकी ये जो आंदोलन, इनकी जो पद्धति थी वो क्या थी कि छोटी छोटी मांग थी, जैसे हमारे मतलब भारतीयों की भागीदारी दे दिया जाए, राजनीतिक जागरूकता दिया जाए, मतलब इससे छोटी छोटी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी नहीं थी। वहीं जो गर्म दल के नेता थे, उनकी मांग थी स्वराज और उनकी प्रमुख पद्धतियाँ थी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, अनुकूल प्रविघटन, पैसिव रेसिस्टेंस, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है, जैसी पद्धतियाँ थी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेताओं में उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था या सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और इन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का उद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोखले 1889 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे। गोखले 1889 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे और 1897 में उन्हें और दीनशाह वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन, 1897 में उन्हें मतलब गोपाल कृष्ण गोखले और दीनशाह वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग, इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोखले ने 1879 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। 1897 में उन्हें और दीनशाह वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। यह भारत के सैन्य एवं असैन्य व्यय तथा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यय भार के बंटवारे के लिए नियुक्त किया गया था। वर्ष 1899 में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए तथा कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए थे। वर्ष 1906 के आसपास भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का उभार स्पष्ट हुआ तथा देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो वर्ष 1980 के दशक में सक्रिय होने लगे थे उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां 1906 के बाद अधिक तीव्र हुई। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने पर विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ हो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन का था। औपनिवेशिक शासन का था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे और पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिस कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र बनर्जी के भाषण संग्रह में से मेजनी पर उनके भाषण पढ़कर उनसे बहुत अधिक प्रभावित तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के भाषण संग्रह में से मेजनी पर उनके भाषण को पढ़कर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राजनीतिक गुरु माना। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिन्हें आगे चलकर मेजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए जाने वाले स्वदेशी आंदोलन में अरविंद घोष प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन का अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उन्हें सरकार की सत्ता को उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाई गई जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन और 1000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल की। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपति पर्व को सार्वजनिक रूप देकर उनमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी उस समय शोक गीत लिखा था। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो ये थी इटली की अबिसिनिया युद्ध 1896 में, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस से जापान 1-2-4-1-2-3 भी आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रभावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व 1895 से 96 में प्रथम इटली अबिसिनिया युद्ध, इटली जैसे औपनिवेशिक शक्ति का पराजित होना और 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु 1905 में जापान की रूस पर विजय सर्वाधिक प्रभाव डाला था। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली यूरोपीय देश में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था और उसने इस मिथ्या का भ्रम का निवारण किया जो कोरी जाति के लोग अजय हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 निम्नलिखित में से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। आधुनिक यूरोप की समृद्धशाली लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की। दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण 1885 से 1905 में आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया। उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। वे अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधारों और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे। जो यूरोपीय उन्नति से प्रेरित था। उदारवादी नेताओं में विशेषकर दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की आलोचना की और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के माध्यम से किया था तथा भू राजस्व और कर सुधारों, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? तो ये थी राजवाम्य बंदी आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवाम्य बंद आंदोलन था। कॉन्स्टिट्यूशनल एलिगेशन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम से नरम और गरम दल का उद्भव हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण ही हुआ था। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तु के बहिष्कार, बंगाल के बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी घरों में मतभेद प्राप्त हो गया। गरमपंथी आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्से में पहुंचाना चाहते थे। और वे न केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भी किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्र से थे। उदारवादी या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जो है या था दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनदयाल उपाध्याय, बंकिम चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्र से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस केवल समृद्धशाली मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यकार व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षक रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में रखी थी। हालांकि इससे पूर्व भी दादाभाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग अपने पत्रिकाओं पत्राचारों के माध्यम से की थी। 1905 में कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी स्वराज की मांग की थी। निम्नलिखित से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित व स्वभाव से और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुत्थान उत्तेजनक या भवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। 1906 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा को बार स्पष्ट हुआ और देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो 1890 के दशक में सक्रिय होने लगे थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1906 तक अधिक तीव्र हुई। उग्रवादी विचारधाराओं के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्त को ही अपना लक्ष्य बनाया। इन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपना मांग मंगवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति लगाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति का अंतोगत्वा समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया। ब्रिटिश सरकार लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति से कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। उन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये बीसी पाल ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं में कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उनकी लंदन स्थित ब्रिटिश कमेटी को याचना प्रार्थनाएं या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। याचना संस्थाएं या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। सही थे। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशित किया था। ये भी सही है, दोनों सही है। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और वो समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी नेताओं के साथ किया जाता है। 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया था 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल के नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था और नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित? अरविंद घोष। गोखले नहीं है, अरविंद घोष हैं। बाकी सब नरमपंथी नेता है। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा तो गर्म दल पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक है। 1893 से 94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। कांग्रेस की अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान, अन्य नाम जो है मुरारी पुकुर बागानबाड़ी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद घोष को कलकत्ता से ग्रे स्ट्रीट स्थित उनके घर में गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चला जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में अरविंद घोष लगभग 1 साल तक मुकदमा चला। अरविंद घोष पर भी 1 साल तक मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वह राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गया और पुडुचेरी में चले गए। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो ये था बिपिन चंद्र पाल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दली के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो नरम दल नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। पंजाब के प्रतिनिधि थे, पंजाब केसरी भी कहा जाता था। निम्नलिखित से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़े थे? तो ये थे उदारवादी लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में किसी को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजनी को। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाषा संग्रह में से मैजनी पर लिखे उनके भाषा से प्रभावित होकर उन्होंने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ द मैन का उर्दू अनुवाद किया। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका के कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। ये थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में राजनीतिक सक्रियता के कारण इन्हें
निर्वासित कर दिया गया था। वर्तमान म्यांमार में कुछ महीने के बाद वापस लौटने की अनुमति दे दी गई थी। लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तथा वहाँ कुछ समय के लिए प्रवास भी किया। राजनीति के साथ साथ वो ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवजी और स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियाँ भी लिखी हैं। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कि लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी और मध्यम मार्गी नीतियों से नौ राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा का दूत थे। वे मध्यम मार्गी नौकर के उग्र नीतियों के समर्थक थे। निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक में थे? तो अरविंद घोष थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो ये लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचना करने वाली संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने भी उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल की पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वो मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव भी हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ये कहा था मैक्स मुलर ने। 1897 में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने लगे। वे लोकप्रिय शिक्षक बने। इसका ये आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर पुणे की तत्कालीन पुलिस कमिश्नर W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयरहर्स्ट की हत्या के उपरांत राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाया गया। तिलक को दोषी पाया गया। उन्होंने 18 माह की कठोर सजा भी सुनाई गई। वे जेल से जब बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य जनता का द्वारा सम्मानित की उपाधि दी गई थी। दिल्ली में पुणे में प्लेग शिकार कमिश्नर W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयरहर्स्ट। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को मिला है? तो बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाकर उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर कुल 3 आरोपों में सजा हुई थी। पहला आरोप था राजद्रोह का, धारा 124A के तहत, जो उनके द्वारा 12 मई 1908 को प्रकाशित उनके लेख में संबंधित था। दूसरा आरोपी राजद्रोह का था, धारा 124A का था। ये 9 जून 1908 को प्रकाशित लेख से जुड़ा था। तीसरा आरोप 9 जून 1908 को लेख में था, जिन्हें उन्हें धारा 153A के तहत आरोपी बनाया गया था। इस आरोप के आधार पर न्यायाधीश द्वारा उन्हें प्रथम 2 आरोपों में 3 वर्ष कुल 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा तीसरे आरोप में उन पर 1000 का जुर्माना लगाया था। इस प्रकार वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक में कुल
को कुल 6 वर्ष का निर्वासन की सजा और 1000 का जुर्माना लगाया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता था? तो ये होता था संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना। संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में तथा प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलनों में तथा बलिदान के लिए यह निश्चय विश्वास करता था। इसलिए आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादियों के लिए स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण ये था कि उग्रवादियों के हिंदू अतीतों का राग अलापने की नीति भारतीय मुसलमान जो है सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीतों को आपस में लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है, हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, गलत। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। प्रश्नगत कारण कथन ए गलत है, आर सही है। सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दिशा में वह महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपति पर्व को सार्वजनिक रूप देकर उसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया है, किंतु उनका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण का था। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का आरंभ नहीं किया था, बल्कि पूर्व से ही प्रचलित गणपति उत्सव को सार्वजनिक और विशाल महोत्सव में बदलकर राष्ट्रवादी चेतना से जोड़ने का कार्य किया था। राष्ट्रवादियों ने गणपति पर्व का श्री गणेश किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र को गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में गणेश उत्सव प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसे बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये उठाई थी शौकत अली ने। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक लिखा था। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।